हेलो सो वेलकम बैक। अब हम कर रहे हैं, अभी हमने चैप्टर 2 रिवाइज किया था, चैप्टर 2 फॉर क्लास 12th विच इज सेल्फ एंड पर्सनालिटी। अब हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन, स्टार्टिंग विद द लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर। एक सेकेंड, 23, 24 और 25 3 साल के क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 2025 क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर 1 to 4 के करेंगे अभी सिर्फ, सिंस अभी तुम सबका सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी चैप्टर 1 to 4 के करेंगे पहले, और उसके बाद बाकी चैप्टर्स के दोबारा करेंगे। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, मधु इज अ स्टूडेंट हु एक्सेल्स एट रिमेंबरिंग facts and figures but struggles when it comes to solving problems, ठीक है, that require critical thinking and creativity. according to arthur jensen's uh, According to Arthur Jensen, which level of ability does Madhu possess? So this is from chapter 1, इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है ये। और इंटेलिजेंस में भी कौन से टॉपिक का है, जो आर्थर जेंसन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस मॉडल था ना, उसका क्वेश्चन है ये। अब इसने पूछा है कि मधु जो है वो चीज़ों को याद तो रख लेती है, बहुत अच्छे से उसको रट लेती है, याद रख लेती है, बट जब उसको अप्लाई करके सॉल्व करने की बात आती है ना, तो वो चीज़ नहीं कर पाती, थिंकिंग और क्रिएटिविटी नहीं कर पाती। तो उसमें उसके पास कौन सा लेवल है, मतलब विच लेवल ऑफ द एबिलिटी डज शी पोजेस, तो उसके अंदर कौन सा है, लेवल 1 है ना। लेवल 1 क्या था, अब इसके अंदर अगर तुम्हें याद हो तो एक लेवल 1 था विच वॉज एसोसिएटिव लर्निंग, मतलब चीज़ों को बस रट लेना, याद कर लेना। एक लेवल 2 था जिसमें हम उसको समझ के याद करते थे, राइट। लेवल 1 वॉज शॉर्ट टर्म, लेवल 2 वॉज लॉन्ग टर्म। लेवल 1 में इनपुट वॉज सेम एज आउटपुट, लेवल 2 में इनपुट इज नॉट सेम एज आउटपुट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लेवल 1 एसोसिएटिव लर्निंग। चैप्टर 1 में इसका तुम्हें इसकी थ्योरी मिल जाएगी, आर्थर जेंसन हायरार्कियल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस राइट आफ्टर थर्स्टन मॉडल। और ये किस में आता है, ये आता है साइकोमेट्रिक अप्रोच ऑफ इंटेलिजेंस में। ओके, नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन है तुम्हारा अगेन चैप्टर 1 से क्वेश्चन है। चैप्टर 1 का ये क्वेश्चन ना हमेशा 3-4 मार्क्स में आता था, ये लास्ट ईयर इन्होंने दिया था एमसीक्यू में। सो ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, नेचर वर्सेस नर्चर। जो नेचर वर्सेस नर्चर अप्रोच थी ना, उसके अंदर पूछा था कि ट्विंस और स्टडीज की थी ट्विंस और उसकी फिटर्नल ट्विंस की, कि अगर सेम एनवायरमेंट में रखा है तो उनकी इंटेलिजेंस कितनी सेम होगी, डिफरेंट में रखा है तो कितनी डिफरेंट होगी, है ना। तो इसका याद हो अगर तुम्हें, तो सिबलिंग्स जो अलग अलग अपार्ट रेयर अपार्ट है उनकी सबसे कम होती थी। तो फोर्थ का देखो तुम्हारा फोर्थ हो गया, फोर्थ का फोर्थ किस में, 2 में है। बाकी देखो, आइडेंटिकल ट्विंस रेयर्ड इन डिफरेंट एनवायरमेंट, आइडेंटिकल ट्विंस रेयर्ड इन सेम एनवायरमेंट का 0.9 था, तो आइडेंटिकल ट्विंस रेयर्ड इन डिफरेंट एनवायरमेंट का 0.72 हो जाएगा, विच इज थर्ड। फर्स्ट का थर्ड ये रहा, तो हमारा फर्स्ट का थर्ड, फोर्थ का फोर्थ के बेसिस पे इसका आंसर हो गया बी। बाकी तुम्हें ऑब्वियसली मैच कर ही लोगे कि फिटर्नल ट्विंस का 0.60 एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का 0.50। ठीक है, नेक्स्ट चलो, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिसर्चर इज कंडक्टिंग अ सर्वे टू असेस द पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ पार्टिसिपेंट। वन ऑफ द आइटम्स इन द सर्वे आस्क्ड, आई ऑलवेज हेल्प अदर्स व्हेन दे आर इन नीड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बायसेस इज मोस्ट लाइकली टू अफेक्ट द रिस्पॉन्स ऑफ दिस आइटम। अब एक रिसर्चर है, ये किसका क्वेश्चन है, ये चैप्टर 2 का है। मैं साथ के साथ चैप्टर 2 इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ना तुम ये क्वेश्चन, अगर तुम चैप्टर वाइज रिवाइज कर रहे हो और तुम्हारा टारगेट कोई एक चैप्टर है, तो तुम उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन करो और चैप्टर वाइज क्वेश्चन को अलग अलग सॉर्ट कर लो, सो दैट इन फ्यूचर तुम्हें रिवीजन में इजी रहेगा एंड एनसीईआरटी से ढूंढ भी पाओगे रेफरेंस। सो इसमें पूछा है कि एक रिसर्चर जो है वो पार्टिसिपेंट का एटीट्यूड ट्रेट्स के बारे में सर्वे कर रहा है, और उसमें एक क्वेश्चन है कि मैं हमेशा लोगों की हेल्प करता हूँ जब वो नीड में होते हैं। तो इसका जो लोग आंसर करेंगे उसमें कौन सा बायस आ सकता है, सोशल डिजायरेबिलिटी आ सकता है। वाई, बिकॉज जनरली पीपल टेंड टू आंसर इन अ सोशली डिजायरेबल मैनर। और यहाँ पे क्या बोला है, अगर सपोज इसका आंसर किसी ने नो में किया तो लोग उसको क्या बोलेंगे कि एक ऐसा इंसान है जब लोगों को जरूरत पड़ती है तो उनकी हेल्प भी नहीं करता, मतलब इज नॉट अ गुड पर्सन, है ना। तो लोग उसको जज करेंगे, तो जजमेंट से बचने के लिए इज लाइकली टू आंसर द क्वेश्चन इन अ सोशली डिजायरेबल मैनर। ये कहाँ मिलेगा तुम्हें, चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 के अंदर जो सेल्फ रिपोर्ट मेजर है ना, सेल्फ रिपोर्ट मेजर के लिमिटेशंस में मिलेगा। ठीक है, तो डबल एमपीआई और 16 पीएफ और ईपीक्यू के बाद जो लिमिटेशन वाला पार्ट आता है उसके अंदर मिलेगा। इसके अलावा एक और लिमिटेशन एक्विसेंस था, बट वो उसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ क्रिएटिविटी टेस्ट वेयर देयर इज नो स्पेसिफिक आंसर टू द क्वेश्चन और प्रॉब्लम, अलाउइंग फ्रीडम टू यूज वंस इमेजिनेशन और एक्सप्रेस इट इन ओरिजिनल वे। मतलब क्रिएटिविटी टेस्ट और इंटेलिजेंस टेस्ट 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, राइट। तुम्हें पता है क्रिएटिविटी टेस्ट क्या होता है, वो तुम उसमें तुम अपनी अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हो, मतलब एक फिक्स्ड आंसर नहीं देना होता, लिबर्टी होती है कि जैसे मर्जी आंसर करो, विच मीन्स कि देयर वुड बी मल्टीपल आंसर फॉर द सेम क्वेश्चन, है ना। तो इसीलिए इस टेस्ट को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट जब एक के बहुत सारे आंसर्स होते हैं ना, एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स होते हैं, तो दैट मीन्स कि इट इज डाइवर्जेंट। सॉरी, डोंट माइंड माय हैंड राइटिंग, मल्टीपल आंसर्स हैं, ठीक है। और इसके और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट इंटेलिजेंस मेजर करता है, क्रिएटिविटी टेस्ट क्रिएटिविटी मेजर करता है, इंटेलिजेंस टेस्ट डाइवर्जेंट होता है, कन्वर्जेंट होता है मल्टीपल, और सॉरी क्रिएटिविटी टेस्ट डाइवर्जेंट होता है। और क्या होता है इसके आंसर, सोचो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ साइकोडायनेमिक, और ये देख लो ये कौन से चैप्टर का है, दिस इज फ्रॉम चैप्टर 1। नेक्स्ट है साइको, इनमें से कौन सा साइकोडायनेमिकल लिमिटेशन नहीं है, एंड दिस इज फ्रॉम अगेन चैप्टर 2। तो दोस्त ऑफ यू आर रिवाइजिंग चैप्टर 2, इसमें चैप्टर 2 के काफी एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट इज दे आर लार्जली बेस्ड ऑन केस स्टडी एंड रिग्रेस लैक्स रिग्रेस साइंटिफिक बेसिस, इसने नॉट पूछा है, एंड दिस इज अ क्रिटिसिज्म, तो ये तो नहीं होगा। दे यूज एटिपिकल इंडिविजुअल स्मॉल सैंपल, ये भी नहीं होगा बिकॉज इट इज ऑल्सो क्रिटिसिज्म। द कॉन्सेप्ट्स आर वेल डिफाइंड एंड इजी टू बी सबमिटेड टू, ये है, कॉन्सेप्ट उसके वेल डिफाइंड नहीं होते हैं ना। यहाँ पे अगर ये आता ना, द कॉन्सेप्ट आर नॉट वेल डिफाइंड, तो नहीं होता, नॉन, ये भी नहीं होगा, ठीक है। सो इसका आंसर है सी, सी इज नॉट द मेजर क्रिटिसिज्म।
नेक्स्ट इज असर्शन रीजन। असर्शन रीजन है साइकोलॉजिकल टेस्ट आर वाइडली यूज्ड फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस, पर्सनल सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट एंड गाइडेंस। दिस इज करेक्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट प्रोवाइड अ स्टैंडर्डाइज एंड रिलायबल मेजर फॉर, ये भी करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब इसमें बोला क्या है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, एक तो चीजों को, डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करने के लिए कि किसको कौन सा डिसऑर्डर है पता करने के लिए, दूसरा पर्सनल सिलेक्शन, जो जैसे इंटरव्यू होता है उसमें हम किसको सेलेक्ट करेंगे किसको नहीं सेलेक्ट करेंगे उसके लिए यूज होता है, एंड गाइडेंस के लिए यूज होता है, करियर काउंसलिंग के लिए यूज होता है, ट्रेनिंग के लिए यूज होता है। सो दिस इज करेक्ट। अब क्यों यूज होता है? बिकॉज ये टेस्ट ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब हर क्वेश्चन का एक ही सही आंसर होगा, है ना। स्टैंडर्डाइज होते हैं कि हमें एक तरीके से यूज करना होता है, बहुत ज्यादा रिलायबल होते हैं। So these are the reasons why standardized tests are, yeah, psychological tests are used for the following purposes. So both are correct and a reason correctly explains assertion. नेक्स्ट है हमारा, ये क्वेश्चन किसका था? ये भी हमारा चैप्टर 1 का ही था, ठीक है। नेक्स्ट, study finds that individual who are regularly exposed to high stress level have higher incident of infection। मतलब जिनको stress high होता है उनको इन्फेक्शंस भी ज्यादा होते हैं। दिस ऑब्जर्वेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय एनहांस प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ऑफ कोर्स नहीं, एंटीबॉडीज हमारी बॉडी को बचाते हैं चीजों से, है ना, इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो अगर एंटीबॉडीज ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो इन्फेक्शन कम होंगे। सो दिस इज रॉन्ग। इंक्रीज्ड व्हाइट ब्लड सेल्स काउंट्स ड्यूरिंग स्ट्रेस। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं दे आर द सोल्जर्स ऑफ योर बॉडी। तो व्हाइट ब्लड सेल्स ज्यादा प्रोड्यूस होंगे मतलब इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम तुम्हारी बॉडी का ज्यादा हाई हो जाएगा, इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटीज रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा। तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। इम्पेयर्ड इम्यून रिस्पॉन्स ड्यू टू स्ट्रेस, करेक्ट, क्योंकि स्ट्रेस के टाइम पे क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, एंड ड्यू टू वीकनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम WBC काउंट वीक हो जाता है, एंटीबॉडीज कम प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हम रेजिस्ट नहीं कर पाते डिजीजेस को, एंड वी गेट मोर एक्सपोज टू इन्फेक्शंस एंड वायरसेस, ठीक है। रिड्यूस, ये तो वैसे ही गलत हो गया। सो इसका आंसर सी है, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 में भी कहाँ, इम्यून सिस्टम एंड स्ट्रेस वाले पार्ट में से है, जहाँ पे तुम्हारे ल्यूकोसाइट्स के बारे में दिया हुआ है। ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं? ल्यूकोसाइट्स आर WBCs को ही हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं। इसके 3 टाइप्स थे, बी सेल्स, टी सेल्स एंड टी हेल्पर सेल्स, ठीक है, सबके अपने अपने फंक्शंस हैं। नेक्स्ट इज, अ पर्सन डिसलाइक्स अ टाइप ऑफ फूड, एक्सप्रेसेस नेगेटिव ओपिनियन अबाउट इट, अवॉइड्स इट, एंड व्हिच कंपोनेंट डज दिस इलिस्ट्रेट? दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 7, एटीट्यूड वाला चैप्टर, और इसका आंसर वैसे डी है, बट अभी हम ये डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, सो नहीं करेंगे अभी, ठीक है। विच मेथड ऑफ मैसेज ट्रांसमिशन इज लाइकली टू बी मोस्ट इफेक्टिव फॉर क्रिएटिंग अ पॉजिटिव? दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 अगेन, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ 7 लिख दिया, ये 6 है, ठीक है, 6 एटीट्यूड वाला चैप्टर। ORS के बारे में अवेयरनेस, पॉजिटिव अवेयरनेस फैलाने के लिए इसमें से कौन सा सही होगा? तो सबसे ज्यादा सही होगा फेस टू फेस कम्युनिटी सर्विस सोशल वर्कर के थ्रू, बट इसको डिस्कस नहीं कर रहे, अभी बाद में करेंगे ये चैप्टर्स, क्योंकि अभी करे ही नहीं है चैप्टर तुमने। नेक्स्ट, A peaceful audience as a sports event suddenly turns into a frenzied mob। अगर एक peaceful audience जो है वो एक mob में convert हो जाती है suddenly due to a controversial decision by a referee, तो which factor are likely to be responsible for the transformation? ये chapter 7 group वाले chapter का है, and polarization is the answer. Next we have, according to Sheldon's typology, which of the following combinations are correctly matches the body build विद एसोसिएटेड टेम्परामेंट? शेल्डन का जो बॉडी टाइप था, इफ यू रिमेंबर करेक्टली, शेल्डन ने क्या किया था, डिफरेंट बॉडी टाइप्स को एसोसिएट किया था डिफरेंट टेम्परामेंट्स के साथ, है ना। डिफरेंट टेम्परामेंट्स मतलब वो कैसे होंगे, तो उसने बोला था जो फैट राउंड सॉफ्ट होते हैं दे आर यूजुअली सोशल एंड काइंड एंड बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, एंड फैट राउंड सॉफ्ट को हम बोलते क्या है, दे आर एंडोमॉर्फ्स। तो यहाँ देखो एंडोमॉर्फ्स को इसने क्या बोला है, थिन लॉन्ग फ्रेजाइल, सो दैट इज रॉन्ग, है ना। नेक्स्ट है हमारा मीजोमॉर्फ में होता है हमारा मस्कुलर और बहुत ज्यादा रेक्टेंगुलर बॉडी, विच इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ भी लिखा है मीजोमॉर्फ इज स्ट्रॉन्ग मस्कुलर एंड रेक्टेंगुलर, सो दिस इज करेक्ट, बाकी सारे इनकरेक्ट हो गए, और क्वेश्चन में यही पूछा है करेक्टली मैचेस, ठीक है। एंडो क्यों नहीं होगा? एंडो वाले फैट राउंड सॉफ्ट होते हैं और एक्टो वाले कैसे होते हैं, हमारे थिन मस्कुलर, तो उल्टा किया हुआ है ये इन्होंने। ओके, दिस इज फ्रॉम चैप्टर 2 में भी कौन सा टॉपिक, टाइप अप्रोच में हमारा शेल्डन वाला थियरी, ठीक है। नेक्स्ट इज, a company is forming a new committee to plan a major event. To ensure effective collaboration, they want committee to function as a primary group. Which of the following strategies would be best supported? Primary group कौन से होते हैं? जो informal होते हैं, correctly उनके साथ सॉरी इसको explain नहीं करते because ये 7 chapter का है और ये अभी तुमने किया नहीं है, but इसका आंसर ये होगा। Next, Ravi constantly believes that he is failure because he once performed poorly on test. Which cognitive problem is he exhibiting according to cognitive model? रवि जो है उसने एक बार टेस्ट में गंदा परफॉर्म किया, पोअरली परफॉर्म किया, तो अब वो सोचता है कि वो एक फेलियर है, ठीक है। अब इफ यू हैव स्टडीड चैप्टर 5, तो उसके अंदर ना एक हमारा वो है
कॉग्निटिव थेरेपी का टॉपिक है। कॉग्निटिव थेरेपी में उसने बोला हुआ है कि देयर आर मस्ट एंड शुड स्टेटमेंट, जिसमें लोग ओवर जनरलाइज कर देते हैं चीज़ों को कि एक बार ऐसा हो गया तो हर बार ऐसा होगा। अगर मुझे एक इंसान पसंद नहीं करता तो आई एम अ वेरी बैड पर्सन, अगर मैं एक बार फेल हो गया तो आई एम अ कंप्लीट फेलियर। सो वो क्या होता है, एक बार कुछ ऐसा हुआ उसने उसको हर जगह पे अप्लाई कर दिया, तो दैट इज जनरलाइजेशन, बट वो बहुत ज़्यादा हो रही है, सो ओवर जनरलाइजेशन। राइट, इसका आंसर है B. Which of the following statement best describes how societal norms influence the perception of abnormal behavior? Societal norms abnormal behavior को कैसे perceive करने में हमें help करती है? Chapter 4. Societal norms are universally consistent and do not change over time. That is wrong. If you have studied Chapter 4 तो उसमें ये बिल्कुल second topic है, जो 4Ds वाला topic है ना, just उसके बाद आता है। 4Ds क्या थे? Deviant, dysfunctional वाला, उसके बाद आता है topic जिसमें दो था, maladaptive behavior and deviation from societal norms। तो उसमें बोला हुआ है कि societal norms जो होते हैं ना, they are not a reliable measure to डिफाइन एबनॉर्मेलिटी। क्यों? क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं, यूनिवर्सली अलग होते हैं। यूनिवर्सली इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि जो चीज़ इंडिया में गलत मानी जाती है मे बी वो बाकी जगहों पे सही मानी जाती होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ सेम जेंडर मैरिजेस आर कंसिडर्ड ओके इन यूएस बट दे आर नॉट लीगलाइज्ड इन इंडिया, तो ये यूनिवर्सल कैसे हुआ? हर जगह तो वो अप्लाई नहीं हो रहा, सो ये गलत हो गया। ठीक है, एंड दे चेंज ओवर टाइम, तो इसलिए भी ये गलत हो गया। सेकंड इसका है बिहेवियर, थॉट्स एंड इमोशन दैट अलाइन विद सोसाइटल नॉर्म्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड एबनॉर्मल। बिहेवियर वो थॉट्स वो इमोशन जो सोसाइटी के साथ अलाइन करते हैं, मैच करते हैं, उनको हम एबनॉर्मल थोड़ी मानते हैं, उनको तो हम नॉर्मल मानते हैं, सो ये भी गलत हो गया। क्योंकि लोग क्या कहते हैं, सोसाइटी जो कह रही है वो करोगे तो तुम ठीक हो, सोसाइटी जो कह रही है वो नहीं करोगे तो तुम पागल हो, है ना? तो एबनॉर्मल थोड़ी हुआ वो। इसमें बोला है कि सोसाइटी जो कह रही है तुम वैसा करोगे तो तुम पागल हो, ये गलत हो गया। सोसाइटल नॉर्म्स आर डिराइव्ड फ्रॉम सोसाइटीज कल्चर इंक्लूडिंग इट्स हिस्ट्री, वैल्यूज, इंस्टीट्यूशन एंड दीज नॉर्म कैन चेंज ओवर टाइम। दिस इज द राइट ऑप्शन। सोसाइटल नॉर्म्स मतलब सोसाइटी के जो रूल्स होते हैं वो कहाँ से निकल के आते हैं? वो सोसाइटी के कल्चर से निकल के आते हैं। कल्चर में उसकी हिस्ट्री आती है, वैल्यूज आते हैं, उसके इंस्टीट्यूशंस आते हैं, और ये नॉर्म्स जो होते हैं वो ओवर टाइम चेंज हो जाते हैं। जैसे जैसे हमारा कल्चर बदलता है, जैसे जैसे हमारे रूल्स बदलते हैं, वैसे वैसे हिस्ट्री बदलती है, वैसे वैसे ये रूल्स भी चेंज हो जाते हैं। सो दैट्स द करेक्ट आंसर। अग्रेसिव बिहेवियर इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। अग्रेसिव बिहेवियर को कब से हम एक्सेप्ट करने लगे? ये भी गलत हो गया। इसका आंसर है सी, एंड दिस इज फ्रॉम चैप्टर 4 डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यूज हो गए सारे। नेक्स्ट वी आर डूइंग 2 मार्कर क्वेश्चन सेक्शन बी। यहाँ पे ना मैं सिर्फ चैप्टर कौन सा है उसमें करना क्या है डिस्कस कर रही हूँ। इन केस यू वांट अ डिटेल सॉल्व आंसर शीट या फिर मार्किंग स्कीम तो बता देना, मैं वो शेयर कर दूंगी पीडीएफ। ठीक है। टीचर नोटिसेस दैट नीरज, वन ऑफ हर क्लास 5 स्टूडेंट, लर्न्स अ लैंग्वेज वेरी इजली, लर्न्स न्यू लैंग्वेज वेरी इजली, लव्स न्यू सब्जेक्ट एंड इज वेरी सेंसिटिव टू चेंजेस इन क्लासरूम। कमेंट द इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ऑफ टीचर। तो गिफ्टेड है ये। क्यों गिफ्टेड है? क्योंकि गिफ्टेडनेस ये चैप्टर 1 का है। वाई? बिकॉज तुमने देखा होगा जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं वो नई चीज़ों में बहुत जल्दी इवॉल्व हो जाते हैं, है ना? और तुम्हारा जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 इज वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, उसके अंदर एक सेक्शन है गिफ्टेडनेस का, जो डेविएशंस इन आईक्यू वाला चैप्टर है ना। डेविएशंस इन आईक्यू में तुम्हारा एक तो पार्ट है इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी और दूसरा पार्ट है इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस। उसके अंदर ना हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी और हाई कमिटमेंट, ये 3 चीज़ें लिखी हुई है। तो इसका जो ये ट्रेट है लर्निंग न्यू लैंग्वेज का, वो किस में आएगा? हाई अडेप्टेबिलिटी में आएगा, है ना? लव्स न्यू सब्जेक्ट हाई कमिटमेंट में आएगा, एंड इज वेरी सेंसिटिव, ये भी हाई मतलब सेंसिटिव इन द सेंस वो चीज़ों को जल्दी से वो नोटिस कर लेता है, तो वो नोटिस उसका जल्दी हो जाता है, विच इज सेंसिबिलिटी या सेंसिटिविटी। तो इसमें एक्सप्लेन तुम्हें क्या करना है? गिफ्टेडनेस को एक्सप्लेन करना है। गिफ्टेडनेस को डिफाइन करोगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे एंड लिखोगे कि सिंस ही इज गुड ऑन एवरी एस्पेक्ट तो वो गिफ्टेड है। ठीक है। नेक्स्ट, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड, ये चैप्टर 6 का है। सो चैप्टर 6 हम अभी कर नहीं रहे हैं। Assess and write the impact of family and school environment on attitude formation. Again, this is chapter 6. Identify and explain 2 strategies to reduce social loafing. This is chapter 7. सोशल लोफिंग क्या होता है? रिडक्शन ऑफ एफर्ट्स। जब हम ग्रुप सेटिंग्स में काम कर रहे होते हैं उसको रिड्यूस कर सकते हैं बाय मेकिंग इंडिविजुअल एफर्ट्स नोटिसेबल या हाईलाइटिंग इंडिविजुअल एफर्ट्स एक्सेट्रा। हाउ कैन असर्टिवनेस इम्पैक्ट अ पर्सन्स रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस? दिस इज चैप्टर 3। चैप्टर 3 में असर्टिवनेस कहाँ पे है? लाइफ स्किल्स के अंदर है, वन ऑफ द लाइफ स्किल्स, जिसमें असर्टिवनेस का मतलब क्या होता है? पहले तो इसको डिफाइन करोगे कि असर्टिवनेस मीन्स क्लियरली कम्युनिकेटिंग योर थॉट्स एंड फीलिंग्स, और इसके अंदर द एबिलिटी टू से नो भी आएगा। अब जब हम अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स, अपने डिजायर्स, अपने वांट्स, अपने नीड्स सबको क्लियरली कम्युनिकेट कर पाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हम थोड़े कम सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं ना, और उसकी वजह से हमारा सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस सब बढ़ता है, सेंस ऑफ आइडेंटिटी डेवलप होती है, जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेस जो होता है रिड्यूस हो जाता है। तो इसमें लिखोगे क्या? इसमें लिखोगे द एबिलिटी टू से नो टू असर्टिवनेस इज अ लाइफ स्किल विच इंक्लूड्स और बेसिकली हेल्प्स अस इन क्लियरली कम्युनिकेटिंग आवर थॉट्स, फीलिंग्स, वांट्स, नीड्स एंड डिजायर्स, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स द एबिलिटी टू से नो। ठीक है। फिर इसमें ये और लिखोगे कि इफ समवन इज असर्टिव देन दे फील कॉन्फिडेंट इन देयर ओन आइडेंटिटी, they have high self esteem and they have solid sense of self. ठीक है। नेक्स्ट है evaluate the role of common motives and goals in forming a cohesive group. Chapter 7 not discussing right now. Next we have section C, 3 marker questions. You're working with a client who handles high stress well, remains healthy. How would you evaluate and support their ability to manage stress effectively? देखो,
फर्स्ट ऑफ ऑल, अ पर्सन हु इज कॉन्स्टेंटली हैंडलिंग हाई स्ट्रेस सिचुएशन एंड स्टिल रिमेनिंग हेल्दी। तो इसके अंदर कौन सा ट्रेट है? इसके अंदर हार्डीनेस का ट्रेट है। एंड इसको मैंने बार बार बोला है कि दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको सब इग्नोर कर देते हैं, बट इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो हार्डीनेस इज अ ट्रेट जो स्ट्रेस रेजिस्टेंस पर्सनैलिटी बनाता है, एंड इट इंक्लूड्स 3 C's: कंट्रोल, कमिटमेंट एंड चैलेंज। ठीक है, सो दिस यू शुड रिमेंबर। अब इसके बाद कैसे उसकी स्ट्रेस को वो कैसे इफेक्टिवली मैनेज करता है। सो इस हार्डीनेस को पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दो कि हार्डीनेस इज स्ट्रेस रेजिस्टेंस पर्सनालिटी। इट हैज बीन स्टडीड बाय कोबासा एंड इट इंक्लूड्स 3 C's which include commitment, challenge and control. The people who have this trait generally feel that they are not in control of situation, rather situations are in control of them, and they see every new situation as challenge. So हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था ना, प्राइमरी सेकेंडरी अप्रेजल। तो जब भी एनवायरमेंट चेंज होता है उसको हम या तो पॉजिटिव देखते हैं या तो नेगेटिव देखते हैं या न्यूट्रल देखते हैं। और अगर नेगेटिव होता है तो हार्म थ्रेट चैलेंज होता है। तो वो ऐसे लोगों को जिनके अंदर हार्डीनेस का ट्रेट है उनको हर चीज चैलेंज दिखती है। ठीक है, सो सिंस वो चैलेंज देख रहे हैं तो उनको ज्यादा डर ही नहीं लगेगा ना, या वो देखेंगे कि मैं चीजों को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो दैट मीन्स कि वो डरेंगे नहीं ज्यादा। तो हार्डीनेस एक्सप्लेन करना है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ इज द एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटमेंट इन्फ्लुएंस द ट्रीटमेंट एंड परसेप्शन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इन 17th एंड 18th सेंचुरी। जो 17th और 18th सेंचुरी था हमारा, उसमें रीजन और एनलाइटमेंट वाले स्टेज में डिसऑर्डर का परसेप्शन कैसे चेंज हुआ था, एंड साथ के साथ उसको ट्रीटमेंट कैसे चेंज किया था हमने, मतलब उसका जो ट्रीटमेंट करते थे वो कैसे चेंज हुआ था। सो रीजन और एनलाइटमेंट वाले एज में क्या हुआ था, रिफॉर्म मूवमेंट चालू हुआ था, है ना। 17th और 18th सेंचुरी को हम रीजन एनलाइटमेंट स्टेज बोलते हैं। इसमें साइंटिफिक मेथड ने किसको रिप्लेस कर दिया था, फेथ एंड डॉगमा। मतलब जो भी लोग उस टाइम पे अंधविश्वास से मान रहे, अंधविश्वास वाली चीज़ों को मान रहे थे, इवल स्पिरिट्स में मान रहे थे, फालतू की चीज़ों में मान रहे थे, वो किस चीज़ से रिप्लेस हो गया था, साइंटिफिक मेथड से रिप्लेस हो गया था, है ना। और नए नए तरीके आ गए थे नॉर्मल बिहेवियर को ठीक करने के। एंड साइंटिस्ट उस टाइम पे जनरली लोगों के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड ज़्यादा आ गया था, एनलाइटमेंट की तरफ चले गए थे। और इस टाइम पे रिफॉर्म मूवमेंट ने जो है उसने बहुत ज़्यादा जोर पकड़ ली थी, बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया था। और रिफॉर्म मूवमेंट के अकॉर्डिंग क्या था कि जो भी ये डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं, जो भी ये लोग हैं, उनको कंपैशन शो करो, सेंसिटिविटी शो करो, उनकी हेल्प करो, सो दैट वो जल्दी ठीक हो जाए। बिकॉज मोर देन ट्रीटमेंट दे ऑल्सो नीड द सपोर्ट ऑफ पीपल एंड द कंपैशन ऑफ फ्रॉम पीपल, है ना। उस टाइम पे असाइलम्स को एक नए तरीके से उन्होंने स्टैब्लिश करना शुरू किया था, स्पेसिफिकली यूरोप एंड अमेरिका में। एंड पहले क्या हुआ था, हमने देखा था कि जो मिडिल एज वाला पीरियड था, जो रेनेसांस पीरियड वाला था, उस टाइम पे इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ था, है ना। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन मतलब दे स्टार्टेड सेटिंग अप असाइलम्स। लेकिन उन्होंने नोटिस किया कि उन असाइलम्स में ना लोग जाके और ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत रिमोट एरियाज में, जैसे यहाँ पे गाँव है तो वो बिल्कुल उससे दूर जाके असाइलम बना होता था, क्योंकि नॉर्मल जो लोग होते थे ना वो डरते थे कि जो डिसऑर्डर उनको है वो मुझे भी हो जाएगा, तो बिल्कुल आइसोलेटेड एरिया में वो असाइलम बनाते थे। ना तो वहाँ कोई डॉक्टर जल्दी जाने की कोशिश करता था, ना कोई नर्स जाना चाहता था। तो वो जो डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं वो लोग वैसे ही परेशान, ऊपर से उनको इतनी दूर अलग कर दिया कि अब वो अकेले रह के और ज़्यादा आइसोलेट और परेशान हो गए थे, तो उनके डिसऑर्डर ठीक होने के बजाय और बढ़ जाता था। तो इस स्टेज में, रीजन और एनलाइटमेंट वाले स्टेज में, 18th सेंचुरी में, उन्होंने क्या किया, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट शुरू किया। डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन मतलब क्या, जिनको लोगों ने सोसाइटी से निकाल के बाहर कर दिया था, असाइलम्स में भेज दिया था, उनको वापस से सोसाइटी में इंटीग्रेट करने लग गए, वापस से सोसाइटी में बुला के रखने लग गए, सो दैट उनको फील हो कि हम भी एक ग्रुप का पार्ट हैं, वो सोशलाइज करें और जल्दी ठीक हो जाए। सो इसमें ये सारी चीज़ें लिखनी है। ये किस चैप्टर का पार्ट है, चैप्टर 4 का पार्ट है। नेक्स्ट, एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी बेस्ड ऑन टर्मेंस रिसर्च फाइंडिंग। अब टर्मेन का अगर तुम्हें याद हो तो इसने अराउंड 1500 स्टूडेंट बच्चों पे एक रिसर्च करी थी, और उसने उनकी इंटेलिजेंस मेजर करी थी, राइट। और उसने देखा कि जिनकी इंटेलिजेंस बहुत हाई होती है बचपन में, बड़े होकर ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिएटिव भी बने, वो क्रिएटिव फील्ड में भी जाएं या क्रिएटिविटी शो करें, बट जिनकी बचपन में क्रिएटिविटी हाई होती है दे स्कोर जनरली अबव एवरेज ऑन इंटेलिजेंस। वाई? बिकॉज क्रिएटिविटी रिक्वायर्स डाइवर्जेंट थिंकिंग, एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट इंटेलिजेंस। तो जो लोग क्रिएटिव होंगे ना वो लोग इंटेलिजेंट भी होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो लोग इंटेलिजेंट होंगे वो क्रिएटिव भी होंगे। तो इसमें क्या लिखोगे तुम? इसमें लिखोगे कि टर्मन फाउंड दैट पर्सन विद हाई IQ were not necessarily creative, but at the same time creative ideas could not come from people who do not have very high IQ. So someone with high creativity has to have above average IQ. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे कैसे, रिसर्च एक्सप्लेन करके, कि बहुत सारी रिसर्च हुई है और उसमें पता चला है कि both high and low level of creativity can be found in highly intelligent children, but जो high level of creativity है वो highly intelligent बच्चों के अंदर ही मिलेगी, low intelligent बच्चों के अंदर नहीं मिलेगी। और ये तुम्हें NCERT में मिल जाएगा अंडर द टॉपिक क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। ठीक है, वो भी कहाँ से पढ़ना, सेकंड पैराग्राफ से पढ़ना, क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ में सिर्फ एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसमें क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बारे में लिखना है। अगेन इफ यू वांट प्रॉपर आंसर और फॉर्मेट तो मुझे बता देना, मैं इसकी सॉल्व्ड आंसर की शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट वी हैव सेकंड पार्ट, इसमें चॉइस है दोनों में, दोनों ही जो है वो चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन है। इवैल्यूएट हाउ गार्डनर्स व्यू ऑफ इंटेलिजेंस एज
independent and interactive type challenges the traditional notion of single unified intelligence. अब इसमें तुम्हें गार्डनर की थ्योरी एक्सप्लेन करने को बोल रहे हैं, बट विद अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन. क्यों? क्योंकि इसके अंदर पूछा है कि गार्डनर की जो इंटेलिजेंस थी, थ्योरी थी, वो कैसे चैलेंज कर रही है जो ट्रेडिशनल और सिंगुलर यूनिफाइड व्यू ऑफ इंटेलिजेंस है. तो स्टार्ट बाय सेइंग कि इनिशियली जो थ्योरीज आई थी, जैसे बिनेट की थ्योरी आई थी, फिर चार्ल्स पोमेन की आई थी, इन सब ने क्या बोला था कि इंटेलिजेंस इज अ सिंगल एंटिटी विच इज ईदर प्रेजेंट इन समवन और नॉट, एंड इफ प्रेजेंट देन इट इज इन डिफरेंट इंटेंसिटी और डिफरेंट डिग्रीज, राइट. सो ये सब इंटेलिजेंस को एक सिंगल एंटिटी की तरह देखते थे, एक यूनिफाइड एंटिटी की तरह देखते थे. गार्डनर पहला पर्सन था जिसने ये चीज चैलेंज की. उसने बोला कि इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी, इंस्टेड इट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, है ना, एंड दोज डिफरेंट टाइप्स कैन इंटरेक्ट एंड कुड बी मोर देन वन टाइप कुड बी प्रेजेंट इन अ पर्सन. इतना इंट्रोड्यूस करके उसके बाद लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर देयर आर 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस और 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, और उनके नाम लिख के उनको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दोगे 1 वर्ड 2 वर्ड के अंदर. ठीक है, कौन कौन सी इंटेलिजेंस थी? लॉजिकल, मैथमेटिकल, नेचुरलिस्टिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, काइनेस्थेटिक, स्पेशियल, ये सारे लिख देना. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव Ashok, who suffers from OCD, is considering alternative therapy to complement his current treatment. Recommend and justify which approach might be beneficial for him. ये हमारा चैप्टर 4 का टॉपिक है, चैप्टर 5 का टॉपिक है. एंड ऑल्टरनेटिव थेरेपी में हमारे क्या क्या था? योगा, सुदर्शन क्रिया, स्काई मेडिटेशन, विपासना मेडिटेशन, ये 3 मोडालिटीज थे. तो इनको एक्सप्लेन कर दो. और इसको ओसीडी है तो स्पेसिफिकली उसके लिए स्काई यूज हो जाएगा, बिकॉज इट हैज बीन फाउंड इन रिसर्च की इन उसके लिए डिसऑर्डर्स के लिए स्काई बहुत अच्छा होता है. सो एक्सप्लेन दीज और इनके बेनिफिट्स बता देना. एंड ऑलवेज राइट थोड़ा सा एक्स्ट्रा. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लिमिटेड लिखा है, बिकॉज चांसेस आर कभी कुछ गलत हो जाता है तो एक्स्ट्रा के मार्क्स मिलते हैं. डो नॉट हेजिटेट कि इतना पूछा है तो मैं इतना ही लिखूंगा. एंड ट्राई टू मेक योर आंसर्स विजुअली अपीलिंग. फ्लो चार्ट्स इंक्लूड करो, एग्जाम्पल्स इंक्लूड करो, बॉक्सेस ड्रॉ करो. जितना ज़्यादा अच्छा दिखा सकते हो आंसर्स को उतना अच्छा दिखाओ. नेक्स्ट वी हैव कंपेयर बिटवीन टेक्नोलॉजिकल एंड इंटीग्रल इंटेलिजेंस, चैप्टर 1. टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस वेस्टर्न सोसाइटी, इंटीग्रल इंटेलिजेंस इंडियन सोसाइटी. इसमें क्या क्या क्वालिटीज आ जाएगी? जनरलाइजेशन, एब्स्ट्रैक्शन, है ना, जनरलाइजेशन, एब्स्ट्रैक्शन, कैलकुलेशन, मतलब सारे टेक्नोलॉजिकल स्किल्स. इंटीग्रल में क्या थे? 4 फैसेट्स थे इसके, सोशल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड एंटरप्रेन्योरियल. इसको लिखो एंड राइट द कल्चरल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस पर्सपेक्टिव ऑफ इंटेलिजेंस. तो इसमें ये लिखना कि जो वेस्टर्न नोशन है, इट सेज दैट इंटेलिजेंस इज समथिंग विच वाइगॉट्स्की वाला भी लिख देना इसके अंदर कि वाइगॉट्स्की ने बोला था इनिशियल ईयर्स में इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट यूनिवर्सल होती है, बट एज वी ग्रो ऑन, बाद में जो हमारी डेवलपमेंट होती है, लेटर डेवलपमेंट, वो जो होती है वो कल्चर डिपेंडेंट होती है कि जिस भी कल्चर में हम रह रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग होगी. फिर इंडियन कल्चर के बारे में लिखना कि इंटेलिजेंस इज ऑल्सो नोन एज बुद्धि. इट वाज स्टडीड बाय जेपी दास. ठीक है, ये सारी चीजें. सो दिस इज फ्रॉम चैप्टर 1, कल्चर एंड इंटेलिजेंस. नेक्स्ट वी हैव मनोज एंड सुनील आर 2 managers in a company. State the reasons how Manoj higher intelligence contribute to popularity with colleagues compared to. बेसिकली इसमें ना इमोशनल इंटेलिजेंस जो है तुम्हारा EQ, उसके बारे में बताना है, उसकी इंपॉर्टेंस बताना है कि हाउ इज EQ मोर ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ सक्सेस कंपेयर टू IQ. और ये भी तुम्हें चैप्टर 1 के अंदर मिल जाएगा. चैप्टर 1 के अंदर जो तुम्हारा टॉपिक है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट आफ्टर इंटेलिजेंस इन द इंडियन ट्रेडिशन. उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस का टॉपिक है. पहले तो इमोशनल इंटेलिजेंस को डिफाइन कर देना कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ सेट ऑफ स्किल्स दैट अंडरलाइन एक्यूरेट अप्रेजल इमोशंस, एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ इमोशंस. मतलब जो इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान होता है वो करेक्टली चीज इवेलुएट करता है पहले तो इमोशंस को, फिर करेक्टली एक्सप्रेस भी करता है और करेक्टली रेगुलेट भी करता है इमोशंस को अपने और दूसरों के इमोशंस को, तो ऑब्वियसली वो आइडेंटिफाई कर ही लेगा. देन इस पे स्टडी किसने की थी और इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? सेलोवे एंड मेयर ने. एंड इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन लिख देना जो उन दोनों ने दी थी. उन दोनों ने क्या डेफिनेशन दी थी? उन्होंने बोला था द एबिलिटी टू मॉनिटर वंस ओन इमोशंस एंड दैट ऑफ अदर्स, टू डिस्क्रिमिनेट अमंग देम एंड यूज द इन्फॉर्मेशन टू गाइड योर थिंकिंग एंड एक्शन. फिर लिख देना EQ के बारे में, और फिर ये लिख देना कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारे सक्सेस को कंपेयर टू IQ, ट्रेडिशनल IQ. लोगों को ऐसा लगता है कि IQ इज अ बेटर इंडिकेटर, बट दैट इज नॉट करेक्ट. बिकॉज वाई? जैसे जैसे लोग ना, और ये चैप्टर 1 का है, जितने अच्छे से तुम दूसरों के, अपने आसपास के लोगों के बारे में समझ पाओगे, उतने अच्छे से तुम उनके साथ एक्ट कर पाओगे, रिस्पॉन्ड कर पाओगे. एंड बिकॉज ऑफ दैट तुम कनेक्शन बहुत अच्छे बिल्ड कर पाओगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट तुम इवेंचुअली सक्सीड करोगे. दिस इज फ्रॉम चैप्टर 6. Describe 4 methods through 25th. तो चैप्टर 6 का है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, which is you're a psychologist assessing personality and emotional state of a new client using projective techniques. You have decided to use sentence completion test and draw person test. Describe how you would use this test and explain the kind of information you might gain from each test. So start by explaining projective techniques. क्या होते हैं? They are used to assess the unconscious thoughts, unconscious motives of a person, because according to psychodynamic approach हमारा जो unconscious होता है वो हमारे behavior को बहुत ज़्यादा हद तक गाइड करता है. So that is why projective techniques are very important, right? नेक्स्ट हमारा आता है सेंटेंस कंप्लीशन एंड ड्रॉ पर्सन टेस्ट. सेंटेंस कंप्लीशन और ड्रॉ पर्सन को एक्सप्लेन करो कि सेंटेंस कंप्लीशन में क्या होता है. दे आर दिस क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, तुम्हें कॉम्प्लिकेट नहीं करना, ठीक है. तुम्हें देखना है कि क्वेश्चन में किस किस चीज़ का नाम, किस किस चीज़ का,
तो कॉम्प्लिकेट नहीं करना चीज़ों को, देखो कि किस चीज़ का नाम लिखा हुआ है और उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, प्रोजेक्टिव टेक्निक तुम यूज़ कर रहे हो, तो स्टार्ट बाय सेइंग कि उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, एंड देन उसने बोला है कि सेंटेंस कंप्लीशन एंड ड्रॉ पर्सन टेस्ट है, तो उनके प्रॉपर्टीज लिख दो कि तुम उसको कैसे यूज़ करोगे, कैसे यूज़ करते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में इनकम्प्लीट सेंटेंसेज होते हैं, द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू नॉट थिंक टू मच एंड आंसर द कंप्लीट द सेंटेंसेज एज क्विकली एज पॉसिबल। तो यही चीज़ तुम लिख दोगे कि सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट इज अ फॉर्म ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक इन विच half sentences or incomplete sentences are given to the subject and they are asked to complete the sentences, right? And on the basic next part mein what you may gain from it. So how the sentence is completed by the subject tells us about the personality of the subject or attitude of the subject. So उसके basis पे हम personality assess कर लेते हैं. Draw person में क्या होता है, the person is asked to draw two figures है ना, और strict इसमें लिखना कि the person is given instruction that they don't have to draw, they cannot draw stick figures, so they have to draw proper person with proper hair and proper body parts and accessories everything. So ये instructions में ये तुम लिखोगे कि the subject is asked to draw a proper person and then draw a person of opposite gender and then make a story from both the characters. तो बस, and what he draws discloses his personality और identity. तो इतना तुम्हें लिखना है, छोटा सा है, 4 मार्क्स का है, ये लिखना है। एंड ये कहाँ मिलेगा तुम्हें, चैप्टर 2 में मिलेगा, चैप्टर 2 में भी प्रोजेक्टिव टेक्निक में मिलेगा। नेक्स्ट वी हैव मीरा हैज एन इंटेंस इरेशनल fear of spider, experiences sudden episodes of intense terror with breathlessness and dizziness, identified 2 types of anxiety disorder she might be suffering from and suggest one coping strategy for ease. चैप्टर 4, ठीक है। मीरा को क्या है, फियर ऑफ स्पाइडर है, तो स्पाइडर जो है वो एंजाइटी में किस में आता है, स्पेसिफिक फोबिया में आता है ना, एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर फोबिया है, फोबिया हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो ये वाला आ जाएगा स्पेसिफिक फोबिया के अंदर, ठीक है। एंड ब्रेथलेसनेस और इंटेंस टेरर हो जाता है तो पैनिक डिसऑर्डर। तो ये तो 2 डिसऑर्डर उसके हैं, इनको एक्सप्लेन कर दो कि स्पेसिफिक फोबिया इज द फियर, इरेशनल फियर ऑफ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, एंड पैनिक डिसऑर्डर इज व्हेन द पर्सन इज नॉट एबल टू कंट्रोल हिज ब्रीथिंग, दे फील डिजी, पैल्पिटेशंस एक्सेट्रा। फिर ये पार्ट हमारा हो गया 2 नंबर का। 2 नंबर का हो गया कि एक कोपिंग स्ट्रैटेजी बताओ कि वो उससे कोप कैसे कर सकती है, तो कोपिंग स्ट्रैटेजी में बता दो कि प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग वो यूज़ कर सकती है। सो तीनों के तुम्हें नंबर मिल जाएंगे, राइट। तो और ऑल्सो जब तुम आंसर लिखते हो ना तो ये सोचो, क्योंकि सीबीएसई में क्या होता है, उनके पास एक प्रॉपर मार्किंग स्कीम आती है और उसमें गिवन होता है कि अगर बच्चे ने ये चीज़ लिखी है उसको कितने मार्क्स देने हैं, ये चीज़ लिखी है किसको कितने मार्क्स देने हैं, और ये चीज़ लिखी है तो उसको कितने मार्क्स देने हैं। सो ट्राई टू, जब भी ऐसे पीवाईक्यूज करते हो, ट्राई टू रेफर टू मार्किंग स्कीम्स कि उसमें कैसे मार्किंग लिखी हुई है और उसमें कैसे आंसर्स दिखाए हुए हैं। ऐसे अंधाधुंध तुम कुछ भी लिख कर आ जाओगे तो उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसलिए काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि हमने लिखा तो बहुत कुछ था, हमें मार्क्स नहीं मिले। सो स्ट्रैटेजिक आंसर लिखो, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव 28 में पूछा है, हाउ डज फ्रूइड एक्सप्लेन स्टेबिलिटी एंड पोटेंशियल चेंजेस इन पर्सनालिटी ओवर पर्सन लाइफ टाइम, प्रोवाइड ओवरव्यू ऑफ ईच स्टेज। अब फ्रूइड की बात हो रही है और स्टेज की बात हो रही है, कौन सा टॉपिक आया दिमाग में तुम्हारे, अगर स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी आया है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो यू आर करेक्ट। अगर कुछ और आया है तो बेटा थोड़ा सा पढ़ लो क्योंकि समझ नहीं आ रही तुम्हें चीज़ें। स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट इसमें हमें लिखनी है, और ये चैप्टर 2 का टॉपिक है। स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कितने थे, स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हमारा ओरल स्टेज था, एनल स्टेज था, फैलिक स्टेज था, लेटेंसी स्टेज था एंड जेनिटल स्टेज था। इन सबको डिटेल में एक्सप्लेन करोगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में, ठीक है, क्योंकि 6 मार्क का क्वेश्चन है, सो डिटेल में एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट, हाउ डू इकोलॉजिकल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, अगेन चैप्टर 2 और चॉइस दी हुई है और तो एक ही करना है। कल्चर और एनवायरनमेंट हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, दिस इज फ्रॉम चैप्टर 2 कल्चरल अप्रोच टू पर्सनालिटी। कल्चरल अप्रोच में क्या बोला था कि हम जिस भी कल्चर में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है। वाई, बिकॉज कल्चर प्रोवाइड्स अस विद आर इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, आर सोशल बैकग्राउंड, आर सेंस ऑफ सेल्फ, और जो भी हमारे पास रिसोर्सेज कंडीशंस होती है एवरीथिंग, तो उन सबका हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। और एग्जांपल तुम्हें क्या करना है, हंटिंग गैदरिंग और एग्रीकल्चरल सोसाइटी का लिखना है, तो तुम्हारी बुक में बिहोर कम्युनिटी और ट्राइबल कम्युनिटी का एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वही एग्जाम्पल यहाँ पे एज इट इज़ लिख के आना है। एंड पॉइंट्स में लिखना, फ्लो चार्ट ड्रॉ करना कि हंटिंग गैदरिंग वाले इंडिपेंडेंट होते हैं, ब्रेव होते हैं, करेजियस होते हैं, एग्रीकल्चरल वाले डिपेंडेंट होते हैं, है ना, ग्रुप में रहते हैं, एक्सेट्रा। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 29, डिस्कस द रोल ऑफ कोर स्कीमास, नेगेटिव ऑटोमेटेड थॉट्स, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन एंड इरेशनल थॉट्स इन कॉग्निटिव थेरेपी। अब किसकी बात हो रही है, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, नेगेटिव थॉट्स, ये सारी चीज़ें ना हमारे जो कॉग्निटिव थेरेपी बाय एरन बेक था, याद है। कॉग्निटिव थेरेपी के अंदर 2 है, एक तो आरईटी है, आरईटी इज रैशनल इमोटिव थेरेपी बाय एलिस एल्बर्ट, जिसके अंदर तुम्हारा एबीसी एनालिसिस आता है, और दूसरा एरन बेक वाला है। तो नेगेटिव थॉट्स और कोर स्कीमास एरन बेक में थे, और उसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई दीज कोर स्कीमास। ये बनते कैसे हैं, हमारे चाइल्डहुड इंट्रैक्शन से बनते हैं ना, फ्रेंड्स, फैमिली, इन सब के साथ हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं। एंड देन इफ दीज कोर स्कीमास आर नेगेटिव, दे लीड टू नेगेटिव ऑटोमेटेड थॉट्स, और ये नेगेटिव ऑटोमेटेड थॉट्स होते हैं, ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की वजह से होते हैं, ओवर जनरलाइजेशन, अंडर जनरलाइजेशन एक्सेट्रा। एंड उसकी वजह से क्या होता है, हमें डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो कॉग्निटिव थेरेपी में हम इनको एनालाइज करते हैं और फिर इनको करेक्ट करते हैं बाय सजेस्टिव, नॉन सजेस्टिव, नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग। तो ये बताना है तुम्हें, ठीक है, बेसिकली पूरा कॉग्निटिव थेरेपी एक्सप्लेन करना है, एरन बेक वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चैप्टर 5 से था,
चैप्टर 5 भी कर लिया हमने वैसे थोड़ा थोड़ा डिस्कस, ये भी चैप्टर 5 से है कि एथिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं साइकोथेरेपीज़ में। तो एथिकल स्टैंडर्ड्स में तुम्हारे 6 एथिकल स्टैंडर्ड्स लिखे हुए हैं बुक के अंदर कि इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है, जो रिलेशनशिप होता है थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप, उसके बाद हमें क्या करना है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, पर्सनल स्ट्रेस को एलिवेट करना है, ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करना है, एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस इसेंशियल होती है। तो दीज आर द ethical consideration. This I think second part is way easier compared to the first part. अगर तुम डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करोगे क्योंकि बिल्कुल डायरेक्ट है ना, ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब लिखने की बात करोगे। बाकी दोनों ही चैप्टर 5 के क्वेश्चंस है। नाउ इस कम्स द केस स्टडी। केस स्टडी में डायरेक्ट इसको पढ़ो। व्हाट इम्पैक्ट कैन सोशल स्ट्रेस हैव ऑन एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल का के ऊपर सोशल स्ट्रेस क्या इम्पैक्ट कर सकता है, उसकी हेल्थ को खराब करेगा, उसके बिहेवियर को खराब करेगा, उसके इमोशंस को खराब करेगा और उसके थॉट्स को खराब करेगा। तो ये 4 तरह से हमारे इम्पैक्ट आते हैं। स्ट्रेस का इम्पैक्ट पड़ा था ना कि बिहेवियरल इम्पैक्ट होता है, सोशल इम्पैक्ट होता है, सॉरी बिहेवियरल इम्पैक्ट होता है, इमोशनल इम्पैक्ट होता है, फिजिकल इम्पैक्ट होता है और कॉग्निटिव इम्पैक्ट होता है। तो ये बिना पढ़े भी हम इसका आंसर दे सकते हैं अगर हमने चैप्टर पढ़ा है। स्टेट 2 कॉजेज ऑफ सोशल स्ट्रेस, इसका भी तुम आंसर दे सकते हो, बट ये रहा 2 है ना, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी चीज़ें इजी इजी। नेक्स्ट, According to the above paragraph, what type of people are more likely to have psychological disorder? According to this paragraph, किसके अंदर psychological disorder होने के chances ज़्यादा होते हैं? तो जिनके अंदर brain changes, चलो पढ़ ही लेते हैं। People with mental disorder also नहीं। Many of the risk factor आ गया। Risk factor में brain structure और function। तो जिसका brain structure जो होता है वो थोड़ा सा already compromised होता है, उनको ज़्यादा chances होते हैं। जो people poverty से exposed हैं, violence से exposed हैं, disability से exposed हैं, inequality से exposed हैं, इन factor वाले लोगों को disorder होने के chances ज़्यादा होते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है ना high risk of developing disorder, तो ये वाला आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट का। एंड सेकंड, स्टेट 2 स्टेप्स दैट आर हेल्पफुल इन एड्रेसिंग, तो ये रहा हेल्पफुल। सोशल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट के बाद आ जाएगा एजुकेशनल प्रोग्राम डिज़ाइन करो उनके लिए, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग फैसिलिटीज़ डिज़ाइन करो। सो ये था हमारा 2025 का पेपर। अब आई वुड सजेस्ट कि तुमने पेपर तो देख लिया है, अब हाफ ईयरली तुम्हारे आ रहे होंगे, या हाफ ईयरली जिनके नहीं हो रहे हैं उनके प्री बोर्ड्स होंगे अभी नेक्स्ट मंथ में। सो डोंट जस्ट रीड द पेपर, ट्राई टू सॉल्व द पेपर। एमसीक्यू तो तुम ऐसे ही कर लो, बट 6 मार्कर एटलीस्ट, 4 मार्कर, 6 मार्कर, 2 मार्कर, ये क्वेश्चन ना जब तक तुम लिखोगे नहीं तुम्हें समझ नहीं आएगा तुम्हारे पास कितना कंटेंट है, कितना तुम्हें और पढ़ने की जरूरत है, तुम्हारी आंसर राइटिंग कैसे है। कई बार हमें चीज़ें माइंड में पता होती है इसका आंसर क्या होगा, जब हम लिखने आते हैं तो हमें सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आता, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग नहीं आती, तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ट्राई टू राइट द आंसर। अब हम 24 का पेपर करते हैं। चलो, Question number 1. Sangeeta is a counselor. She interacts with the clients and seeks information from her client on one-to-one basis. One-to-one मतलब interview. Chapter number 1. Very basics. Surinder is a newborn, has no idea of his own self. इसका आंसर क्या होगा? This refers to उसको खुद के सेल्फ के बारे में कोई आइडिया नहीं है. He is unaware of various objects in his environment such as chair and table. ओन सेल्फ की बात हो रही है। He is able to cry when he is hungry. ये तो नहीं होगा इसका, क्योंकि उसको अपने बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो वो कैसे रोएगा जब उसको भूख लगेगी। Sometimes he smile when he sleeps. People around him are part of his experience. However, he cannot gather any meaning about it. ये 4th होगा इसका आंसर एंड 1st होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, assertion and reason. The theory of primary mental abilities states that intelligence consists of primary mental abilities. अच्छा, पहले वाला जो क्वेश्चन था वो कौन से चैप्टर का था? इट वाज फ्रॉम चैप्टर 2, फर्स्ट पार्ट ही चैप्टर का, सेल्फ वाले पार्ट से। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की थ्योरी किसने दी थी? थर्स्टन ने दी थी। तो थर्स्टन की थ्योरी है ये, एंड इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी एबिलिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अदर। असर्शन इज करेक्ट, और इसमें 7 होता है, तो अगर 7 लिखा होता तो भी सही होता। दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट इंटेलिजेंस कंसिस्ट, ये गलत हो गया। सो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। नेक्स्ट, नरेश endures personal stress due to noisy environment, computing, water shortage, traffic snarls. ये कौन सा है? एवरीडे हसल्स, रोजमर्रा की जो प्रॉब्लम्स होती है, नॉइजी एनवायरनमेंट, आसपास की चीज़ें, ये चैप्टर 3 का है। जो हमारे सोर्सेज ऑफ स्ट्रेसर्स है ना, लाइफ इवेंट्स, एवरीडे हसल्स एंड ट्रॉमेटिक इंसिडेंट, उसका पार्ट है ये। नेक्स्ट, रितिका स्ट्रेस लेवल वाज गुड फॉर हर एंड एनहांस्ड हर परफॉर्मेंस। यू स्ट्रेस, जो स्ट्रेस अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है, इट इज यू स्ट्रेस, और जो स्ट्रेस नेगेटिव होता है, इट इज डिस्ट्रेस। अगेन चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 3 के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। नेक्स्ट वी हैव assertion reason. Student facing important exam can be highly stressed. True. Reduced level of natural killer cell can are found. True. ठीक है, अब ये तो बोल रहा है कि जिनके एग्जाम्स होते हैं वो स्ट्रेस होते हैं। ये कह रहा है कि जो स्ट्रेस होते हैं उनके अंदर साइटोटॉक्सिसिटी रिड्यूस हो जाती है। बोथ आर करेक्ट, बट ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, राइट। सो इसका बी हो जाएगा, एंड दिस इज ऑल्सो फ्रॉम चैप्टर नंबर 3। Next, an ancient theory holds that abnormal behavior can be explained through evil spirits. Evil spirits कहाँ है? ये रहा चैप्टर नंबर 4। एंशियंट मतलब बहुत पुराना, तो बहुत पुराने लोग तो यही मानते थे ना कि डिसऑर्डर सुपरनैचुरल पावर की वजह से हो रहा है ना। नेक्स्ट, रंजीत इज अनेबल टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट लॉकिंग हिज डोर एट वर्क. ही इज प्री ऑक्यूपाइड विद हिज अनरीजनेबल रिपीटेड थॉट्स. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ. अब यहाँ देखो, यहाँ ना बात हो रही है कि वो सिर्फ सोच रहा है, वो सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा कि उसने गेट लॉक किया था या नहीं किया था, बार बार ये सोच ही रहा है, वो कुछ कर नहीं रहा है। तो ओसीडी अगर तुमने पढ़ा है तो ओसीडी के 2 पार्ट्स होते हैं, ऑब्सेशन एंड कंपल्सन। ऑब्सेशन इज थॉट्स एंड कंपल्शन इज एक्शन। तो यहाँ पे तो वो सिर्फ थॉट शो कर रहा है ना, तो इसका करेक्ट होगा ऑब्सेशन। ठीक है,
नेक्स्ट, वन सेकेंड, नेक्स्ट है हमारा मिताली डोमिनेट्स बुलीज अदर्स ओ विदाउट एनी प्रोवोकेशन प्रोएक्टिव। ये फॉर्म्स ऑफ अग्रेशन है चैप्टर 4 के अंदर, उसके अंदर है, ठीक है, चैप्टर 4 में जो कंडक्ट डिसऑर्डर है ना उसमें। हिनास थेरेपिस्ट एट रिहैबिलिटेशन सेंटर एडमिनिस्टर्स डैश टू इंप्रूव द बेसिक फंक्शंस फॉर अटेंशन एंड मेमोरी। अटेंशन मेमोरी हमारे कॉग्निशन से रिलेटेड है ना, तो कॉग्निटिव रिट्रेनिंग, ये चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक है, रिहैबिलिटेशन ऑफ द इल। अ ग्रुप दैट इज टारगेट ऑफ प्रिजुडिस, ये हम नहीं कर रहे बिकॉज ये चैप्टर 7 का है, अभी हमने वो नहीं किया है। मयंक हेल्प द विक्टिम्स ऑफ फ्लड, ये भी हम नहीं कर रहे, ये भी उसी चैप्टर का है, एटीट्यूड वाले का 6th। अ पर्सन्स बिहेवियर इज नेवर कॉन्ट्रेरी टू हिज एक्ट, ये भी नहीं कर रहे, ये भी उसी का है 6 चैप्टर का। अ रिलेटिव सोशल पोजीशन गिवन टू, ये भी नहीं कर रहे हम, इसका आंसर वैसे स्टेटस होगा। अ स्टेज इन विच देयर इज कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रॉमिंग होगा, बट ये हम कर नहीं रहे अभी, 6 ये 7th का है। Explain the term assessment. Assessment is the very first step is in measurement of intelligence or any psychological attribute. ये चैप्टर 1 में तुमने पढ़ा हुआ है, इसकी पूरी की पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है तुम्हारे चैप्टर 1 के स्टार्टिंग में बिल्कुल, कि असेसमेंट क्या होता है और असेसमेंट कितने टाइप का होता है ना। असेसमेंट इज द फर्स्ट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग अ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, और इसको डिफाइन कैसे करोगे, इट रेफर्स टू मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट ऑफ इंडिविजुअल एंड देयर इवैल्यूएशन। असेसमेंट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल असेसमेंट क्या होते हैं, दे आर ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। इनफॉर्मल जो होते हैं, दे वेराइज फ्रॉम केस टू केस। इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, 2 नंबर का क्वेश्चन है और ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। चैप्टर 1 के लिटरली पेज 2nd पेज पे लिखा हुआ है, ये खोलते ही दिख जाएगा। इंटेलिजेंस बाय इटसेल्फ डज नॉट इंश्योर क्रिएटिविटी, टर्मन की स्टडी लिख दोगे और इसमें 4-5 लाइन लिख देना उसके बारे में कि अ पर्सन हु हैज हाई इंटेलिजेंस कैन हैव बोथ हाई और लो क्रिएटिविटी, बट अ पर्सन हु हैज हाई क्रिएटिविटी हैज टू हैव हाई इंटेलिजेंस बिकॉज क्रिएटिविटी इज डाइवर्जेंट इंटेलिजेंस, है ना। अभी हमने पिछले वाले में भी किया है ये डिस्कस, तुम्हें पता है, चैप्टर 1। एंड इसी से पता चलता है कि ये क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस वाला टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, ये कई पेपर में मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये क्वेश्चन देखो, मलिक एंड जोशी हैव डेवलप्ड जोधपुर मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, व्हिच टेस्ट हैज इट बीन डेवलप्ड फ्रॉम, दिस हैज बीन डेवलप्ड फ्रॉम MMPI मल्टीफेजिक मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। ये चैप्टर 2 में लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, सेल्फ रिपोर्ट वाले पार्ट पे लिखा हुआ है, सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरी में है ना, उसमें लिखा हुआ है। इसका इंपॉर्टेंट यूज क्या है, इट इज यूज टू मेजर पर्सनालिटी एंड सेकंड इट इज यूज टू डायग्नोस डिसऑर्डर, क्योंकि इसके अंदर 10 सबसेट्स होते हैं, ठीक है, इतना लिखा हो काफी है। Mukesh is preparing for an entrance exam, is anxious. He has persistent irrational thoughts about not succeeding. Explain the therapy, cognitive therapy. क्यों? क्योंकि हमेशा इसको एक थॉट्स आ रहे हैं, एंड थॉट्स जब भी कॉज होता है हमारी प्रॉब्लम का, तो हम कॉग्निटिव थेरेपी यूज करते हैं, बिकॉज कॉग्निशन मतलब थॉट, एंड दे व्यू द प्रॉब्लम एज they believe that the problem arises due to irrational thought, और यहाँ पे irrational thought की बात हो रही है, that's why cognitive therapy। and cognitive therapy को explain कर देना कि इसमें RET होता है, कॉग्निटिव थेरेपी बाय एरन बेक होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ब्रीफली। वसीम हैज अ, ये चैप्टर हमारा 5 का है, बोथ द टॉपिक्स, ये वाला भी ये वाला भी। वसीम हैज फोबिया ऑफ लिजर्ड, व्हाट कॉजेस विल अ बिहेवियर थेरेपिस्ट असाइन टू वसीम्स फोबिया। बिहेवियर थेरेपी क्या बोलेगा, थेरेपिस्ट क्या बोलेगा कि उसको फोबिया क्यों है, बिकॉज ऑफ फोबियाज आर लर्नड, मतलब बिहेवियर थेरेपी के अकॉर्डिंग उसने वो चीज़ लर्न की है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग करी होगी या फिर ऑपरेंट लर्निंग करी होगी, जो भी लर्निंग करी है, बट उसने वो चीज़ लर्न की है, एंड हेंस इट कैन बी अनलर्नड। एंड इसको एक्सप्लेन करोगे कि बिहेवियर अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म एवरीथिंग इज लर्न एंड इट इज अ रिजल्ट ऑफ stimulus response reinforcement mechanism. Next, the therapy, which consists of a person as a whole entity considering their mind, emotion, etc., also elevates can identify the therapy and state 2 की फी जेस्टॉल्ट हो जाएगा इसका, और जेस्टॉल्ट थेरेपी को एक्सप्लेन कर देना, और 2 मार्क में पूछा है ना, सबसे छोटा थेरेपी यही है। क्यों? यहाँ पे होल एंटिटी आ गया, एंड इफ यू रिमेंबर, अगर तुम्हें बताया हो किसी ने कि जेस्टॉल्ट थेरेपिस्ट जो होते हैं दे सी थिंग्स एज अ होल, है ना, इसीलिए एक इनका बहुत फेमस लाइन भी है कि द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। तो जेस्टॉल्ट थेरेपी को एक्सप्लेन कर दोगे, इसके फीचर्स में क्या लिखोगे कि इट यूजेस एनैक्टमेंट ऑफ फैंटेसीज, मतलब इसमें मैं अपनी फैंटेसीज को भी एक्ट करके दिखानी होती है, एंड इट टीचेस अस टू रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई द ब्लॉक्ड आउट रिस्पॉन्सेज और ब्लॉक्ड आउट बॉडीली प्रोसेसेस, ठीक है। तो ये 2 फीचर्स लिख दोगे, एंड दिस इज फ्रॉम चैप्टर 5 अगेन। नेक्स्ट, मृदुल फील्स वेरी हैप्पी टू जॉइन अ ग्रुप, ये नहीं कर रहे हम। मोहित अंडरस्टैंड क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो चैप्टर 7 का है। Mohit understands the motive, feelings, behavior of other people, can comfortably form relationship with them. He also travels as he recognizes beauty, etc. of different flora and fauna, identify the types of intelligence he possesses. पहला तो वो दूसरों के motives को समझता है, तो उसके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, इंटर मतलब 2 लोग, अपने और खुद के दोनों के इमोशंस के बारे में वो समझता है, ठीक है। एंड फ्लोरा और फौना वो अप्रिशिएट कर रहा है, तो नेचुरलिस्टिक। तो इसके अंदर ये 2 टाइप की इंटेलिजेंस है, इसको एक्सप्लेन कर दोगे। एक्सप्लेन एनी 2 अदर टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, तो हॉवर्ड गार्डनर के अंदर बहुत सारी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है, लॉजिकल, मैथमेटिकल, इंट्रापर्सनल, स्पेशियल, काइनेस्थेटिक, उन सब में से कोई भी 2 एक्सप्लेन कर दो यहाँ पे। सो ये किसका है, चैप्टर 1 का है। डिस्क्राइब एनी 3 लाइफ स्किल्स, वेरी गुड, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मार्क कर लो। हॉवर्ड गार्डनर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी मार्क कर लो। एंड ये जो अभी हमने पढ़ा है ना ऊपर चैप्टर 5 का कॉग्निटिव वाला, कॉग्निटिव थेरेपी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आते ही है इससे क्वेश्चन, एक तरह से नहीं आएगा तो दूसरे तरह से आएगा, लेकिन आएगा। डिस्क्राइब एनी 3 लाइफ स्किल्स, लाइफ स्किल्स हमने कितनी पढ़ी है, 10 से ऊपर लाइफ स्किल्स पढ़ी है, उसमें से कोई 3 एक्सप्लेन कर दो। असर्टिवनेस कर दो, ठीक है, असर्टिवनेस के बाद
अवॉइडिंग या ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट्स कर दो। उसके अंदर 3 चीज़ें थी, सिंस ये 3 नंबर का है ना, छोटे-छोटे 3 कर दो। अनहेल्पफुल हैबिट्स में तुम्हारी 3 थी, प्रोक्रेस्टिनेशन, परफेक्शनिज्म एंड अवॉइडेंस। उसके बाद सेल्फ केयर कर दो, टाइम मैनेजमेंट कर दो, बिल्डिंग रिलेशनशिप कर दो, कोई भी 3 लाइफ स्किल उठा के कर दो। चैप्टर 3 का टॉपिक है ये और लास्ट टॉपिक है बिल्कुल, ठीक है। सोशल सपोर्ट कर दो, कोई भी 3 कर दो, हमने 10 पढ़ी है। और लाइफ स्किल और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक में क्या डिफरेंस होता है मैंने ये भी समझाया हुआ है, इस पे एक शॉर्ट मिल जाएगा तुम्हें। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक यहाँ पे मत लिख के आना, लाइफ स्किल सही है, ठीक है। 24 कैन अ लॉन्ग स्टैंडिंग पैटर्न ऑफ डेविएंट बिहेवियर बी कंसिडर्ड एबनॉर्मल? यस। डेविएंट बिहेवियर क्या होते हैं उसको लिखोगे, एनीथिंग दैट इज अवे फ्रॉम नॉर्मल, डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी, वो डेविएंट बिहेवियर होते हैं। एंड इफ इट इज वेरी लॉन्ग स्टैंडिंग परसिस्टेंट सिंस अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो वो एबनॉर्मल होगा और उसका एग्जाम्पल लिख दो, ठीक है। सो ये चैप्टर 5 का है। इस सेपरेशन एंजाइटी क्लासिफाइड अंडर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर? नो, सेपरेशन एंजाइटी अलग है और न्यूरो डेवलपमेंटल अलग है। सेपरेशन एंजाइटी हमारा एंजाइटी डिसऑर्डर में आता है, न्यूरो डेवलपमेंट एक अलग क्लास ऑफ डिसऑर्डर है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अब इसको कैसे लिखोगे? सेपरेशन एंजाइटी कम्स अंडर एंजाइटी डिसऑर्डर, इट इज द फियर ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द अटैचमेंट फिगर, राइट। अटैचमेंट फिगर कोई भी हो सकता है, पेरेंट हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इज अ disorder that is due to problems in development of neurons and neurological system. It manifests in early childhood and affects a wide array of functioning, for example cognitive, occupational, social, etc. ठीक है, ये रीजंस इसके लिख देना। ये चैप्टर 4 का है हमारा, न्यूरो डेवलपमेंटल स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, विमल इज बॉट अप इन अ सोसाइटी टेक्नोलॉजिकली एडवांस और इंटीग्रल? इसका हम पिछले में भी कर चुके हैं, पिछले में जो ये वाला क्वेश्चन था ना, वेट आई विल शो यू, कहाँ गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 24, सेम वही है, ठीक है। इसका भी तुम्हें टेक्नोलॉजिकल एडवांस सोसाइटी में इंटेलिजेंस कैसी होती है और इंडियन में कैसी होती है वो बतानी है, और कंपेयर करनी है दोनों को। इंडियन में इंटीग्रल हो गई, इंटीग्रल को बुद्धि भी बोलते हैं उसको, इंटेलिजेंस को, उसके 4 फैक्टर्स होते हैं, कॉग्निटिव, इमोशनल, एक्सेट्रा। टेक्नोलॉजिकल में एब्स्ट्रैक्शन, जनरलाइजेशन वाली चीज़ें। अ साइकोलॉजिस्ट, ये चैप्टर 1। A psychologist used projective techniques to assess Rupa's personality. What are the chief features? Projective technique के features और benefit पूछ रहा है, very good. Projective technique का first feature क्या है? Unconscious thoughts को वो measure करता है. Second, it uses vague and unstructured stimulus, ambiguous stimulus. It is subjective. The interpretation is very long and is usually done by someone who is skilled and experienced in that field. ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले तो projective technique हम use क्यों करते हैं? Because फ्रूड ने बोला था कि हमारे behavior जो होते हैं they are guided by our unconscious. तो अगर सिर्फ तुम conscious thoughts को स्टडी करोगे, मेजर करोगे, तो कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए अनकॉन्शियस को हम आइडेंटिफाई करने, मेजर करने की कोशिश करते हैं। ये टेक्निक सिर्फ वही स्कोर कर सकते हैं जिन्होंने प्रॉपर एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग ली हुई है, उनको प्रॉपर एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एक्सपेंसिव भी होते हैं। फिर ये सब्जेक्टिव होते हैं, अगर 2 लोग इसको एक ही टेस्ट को स्कोर करेंगे तो दोनों का रिजल्ट काफ़ी अलग आएगा, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ सब्जेक्ट, सॉरी जो रिसर्चर है, एडमिनिस्ट्रेटर, एंड इसके अंदर काफ़ी सारे टेस्ट आ जाते हैं, सो इसको एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। ये चैप्टर 2 प्रोजेक्टिव टेक्निक में है। एक्सप्लेन एनी 4 टेक्निक्स यूज्ड इन बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी में तुमने 7 टेक्निक्स पढ़ी है एनसीईआरटी में, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, एवर्जन थेरेपी, मॉडलिंग, उसके बाद क्या था, मॉडलिंग के बाद सिस्टमैटिक टोकन इकोनॉमी, देन डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो इसमें से कोई भी 4 एक्सप्लेन कर दो। इजीएस्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5। साक्षी इज अ मेंबर ऑफ स्कूल बास्केटबॉल, नहीं करेंगे, चैप्टर 7 का है, ये भी 7 का है। इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन में क्या डिफरेंस है ये पूछा है, दोनों में क्या प्रॉब्लम आ सकता है। अब बिहेवियरल एनालिसिस हमारा चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक है, उसी में इंटरव्यू आता है, उसी में ऑब्जर्वेशन आता है। बोथ नीड्स टू बी डन बाय समवन हु इज वेरी मच एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा तो उसको समझ नहीं आएगा कि राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन क्या पूछने हैं, राइट काइंड ऑफ बिहेवियर्स पे कैसे ध्यान देना है, तो इसीलिए कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड इंसान ही इसको कर सकता है। इसके अलावा क्या है, एक्सपीरियंस के बाद इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, सो अटेंशन टू डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम जब तक ये नहीं देखोगे कि कौन से फैक्टर्स, कौन से राइट क्वेश्चन तुम ढूंढ के पूछ रहे हो, तुम्हें एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन कैसे निकालना है, तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा, है ना, कि इफेक्टिव नहीं हो पाएगा वो क्वेश्चन। उसके अलावा क्या है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिस्ट जो भी टेस्ट ले रहा है उसका मेच्योर होना इंपॉर्टेंट है ना, मेच्योरिटी की वजह से वो करेक्ट टेक्निक्स यूज पाएगा, कर पाएगा। उसके बाद कई बार क्या होता है, ऑब्जर्वेशन जो हमने पढ़ा है ना, उसमें 2 टाइप के ऑब्जर्वेशन होते हैं, पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में कई बार सिर्फ ऑब्जर्वर के होने की वजह से रिजल्ट खराब हो सकता है, क्योंकि ऑब्जर्वर वहाँ पे प्रेजेंट है, सब्जेक्ट को पता है कि ऑब्जर्वर प्रेजेंट है, तो वो मे बी अपने नेचुरल तरीके से एक्ट ना करे या जैसे उसको करना चाहिए वैसे ना करे, तो ये 3 लिमिटेशन हो जाएगी इसकी, तो यही प्रॉब्लम्स इसके अंदर लिख के आनी है। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी क्या होता है, ईड, ईगो, लिटरली इतना ईजी पेपर है, एंड सुपर ईगो, डायरेक्ट क्वेश्चंस है, ठीक है।
ये चीज़ें तुम्हें तीनों एक्सप्लेन करनी है डिटेल में। देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिसोसिएशन? डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के वेरियस फॉर्म्स एक्सप्लेन करने हैं। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के अंदर कितने डिसऑर्डर्स आते हैं? एक तो आता है डीआईडी, डीआईडी इज डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। देन आता है डिसोसिएटिव एमनेशिया एंड देन आता है डीपर्सनलाइजेशन, डी रियलाइजेशन, है ना। बट उससे पहले डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? तो डिसोसिएशन को डिफाइन कर दो कि इट इन्वॉल्व्स द फीलिंग ऑफ अनरियलिटी, एस्ट्रेंजमेंट एंड डीपर्सनलाइजेशन। एंड कई बार क्या होता है, लॉस और शिफ्ट इन आइडेंटिटी भी होता है। तो फर्स्ट स्टार्ट बाय डिफाइनिंग द टर्म डिसोसिएशन एंड देन एक्सप्लेन इट्स थ्री फॉर्म्स, डीआईडी, एमनेशिया एंड डीपर्सनलाइजेशन। ठीक है, 6 मार्क्स का है तो डिटेल में करना। व्हाट आर कॉमन फीचर्स ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल? अभी ऊपर बताया था न्यूरो डेवलपमेंटल के क्या फीचर्स होते हैं कॉमन। पहला तो होता है कि वो अर्ली एज में दिख जाता है, बच्चे स्कूल जाने लगते हैं उससे पहले ही दिख जाता है। दूसरा ये होता है कि न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, न्यूरॉन सिस्टम में प्रॉब्लम की वजह से होता है। बिफोर बर्थ ये डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाता है। ये डिफरेंट एरियाज को इम्पैक्ट करता है, हमारे सोशल, ऑक्यूपेशनल, वोकेशनल, पर्सनल, हर एरिया को इम्पैक्ट करता है। इसका ट्रीटमेंट ईजिली नहीं हो पाता। एंड इसके 3 टाइप्स, ADHD, ऑटिज्म एंड स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। इसमें एक और है IQ डेफिशिएंसी। तो वो 3 ही बताने, कोई भी 3 बता दो। और ये दोनों चैप्टर 4 के हैं। नेक्स्ट, केस स्टडी। रेफरिंग टू GS, व्हाट इमीडिएट इम्पैक्ट डज अ फायर हैव ऑन हर मदर? फायर का इमीडिएट इम्पैक्ट क्या होगा? तो GS में इमीडिएट क्या होता है? अराउजल, अटेंशन। तो हमारा फर्स्ट स्टेज क्या होता है GS का? एक्टिवेशन स्टेज, अलार्म रिएक्शन स्टेज। तो बॉडी उसमें कैसे होती है? हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में चला जाता है। तो इंक्रीज ब्रीदिंग रेट, इंक्रीज हार्ट बीट, कॉर्टिसोल सिक्रीशन, ये इमीडिएट रिएक्शन होगा। हाउ प्रोलॉन्ग स्ट्रेस से अगर वो इफेक्ट हुई है तो हाउ डज द GS मॉडल एक्सप्लेन? तुम्हें इसके अंदर GS मॉडल एक्सप्लेन करना है कि अलार्म रिएक्शन आएगा, फिर रेजिस्टेंस स्टेज आएगी और फिर एग्जॉशन स्टेज आएगी इफ द स्ट्रेसर परसिस्ट। राइट, डायग्राम और ड्रॉ कर देना, काम खत्म। नेक्स्ट, हर कॉजेज पर शुगर एटीट्यूड वाला हम नहीं कर रहे हैं, सो ये तो पूरा ही हट गया। सो ये हो गया हमारा एक और। दूसरा अब नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। इनको कर लो प्रैक्टिस, इनके आंसर्स लिख लेना, मार्किंग सीन चाहिए हो तो बता देना। इंपॉर्टेंट टॉपिक साथ के साथ ही बता दिया मैंने। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।